वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। ये एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट करने वाला, जहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, ट्रेंड और स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज़। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल एनालिसिस, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट, अनसर्टेनिटीज़, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो, इस वीडियो में हम दो तरीके के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो एक्सटर्नल और सेकंड है इंटरनल। ये दो एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस जो है उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट करने वाले एनालिसिस की बात करी गई है। कौन कौन से एनालिसिस है? इसमें 4 तरीके के मेन एनालिसिस है। पहला एनालिसिस है आपका कस्टमर एनालिसिस, सेकंड है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, थर्ड है मार्केट एनालिसिस और फोर्थ यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर एनालिसिस की। कस्टमर एनालिसिस के अंदर क्या क्या आएगा? कस्टमर किस सेगमेंट को ख़रीदना चाहता है। सबसे पहले आएगा सेगमेंट, कस्टमर का सेगमेंट, कि कौन कौन से सेगमेंट में कस्टमर का यहाँ पे टेस्ट है। जैसे कि कौन कौन से मार्केट में कस्टमर किस किस प्रोडक्ट को चाहता है और कंपटीशन किसका चल रहा है। तो सबसे पहले कस्टमर का सेगमेंट देखते हैं। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट का मतलब हो गया एक 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 क्लासिफिकेशन जिसके अंदर, तो सेगमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे कौन से सेक्शन में, कौन से पार्ट में, कौन से पोर्शन में कस्टमर का टेस्ट है। कस्टमर का एनालिसिस हर चीज़ों का करना कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर का फैशन क्या है, कौन से ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना। कस्टमर का मोटिवेशन, साथ ही साथ क्या देखना, कस्टमर का मोटिवेशन देखना कि कस्टमर को मोटिवेट करना, या फिर कस्टमर का ये देखना मोटिवेशन कि किस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो इच्छुक है। थर्ड अगर देखा जाए तो उसकी नीड्स मतलब क्या क्या ज़रूरत है उसकी, और ऐसी नीड जो अनमेट है, अनमेट मतलब जो पूरी नहीं हो पा रही है, उन नीड को एनालाइज करना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जो कि कस्टमर एनालिसिस में आते हैं। कस्टमर का सेगमेंट की एनालिसिस करना, कस्टमर का क्या मोटिवेशन है, कस्टमर को मोटिवेट करना और उसके नीड्स क्या है। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस से रिलेट करता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस यानी कि सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो कंपटीशन से रिलेट करता है। जैसे कि परफॉर्मेंस, कंपनी किस परफॉर्मेंस को कम कर रही है, किस परफॉर्मेंस को अच्छा कर रही है, वो सारी चीज़ देखना। कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी के स्ट्रेटेजीज कल्चर देखना कि कंपनी का स्ट्रेटेजी कल्चर क्या है। कंपनी का कॉस्ट कल्चर देखना कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर या कॉस्ट कल्चर क्या है। तो इन चारों चीज़ों को देखना, ये एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि हम कंपटीशन मार्केट में रखते हैं। कंपटीशन मार्केट में कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात की गई है कि आपका आसपास का जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस में क्या अंतर है, वो चीज़ को कंपेयर करना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, आपका कॉस्ट कैसा है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मार्केट में ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके कंपनी एक्सटर्नल एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटेजी को बनाती है। तो ये 3-4 बातें हैं जिसमें इस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आता है। परफॉर्मेंस देखना, ऑब्जेक्टिव देखना, कल्चर देखना स्ट्रेटेजी का, और कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखना। इसके बाद बात करी गई है नेक्स्ट जो है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब कौन सा? जो कि ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मार्केट में क्या क्या साइज़ है आपकी एज अ कंपनी, क्या आपकी मीडियम साइज़ है, लार्ज स्मॉल साइज बिजनेस है या फिर लार्ज बिजनेस है। आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ को देखना एक्सटर्नल एनालिसिस में। आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो सकती है, और एंट्री बैरियर कहाँ है। एंट्री बैरियर का मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ पे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। एंट्री बैरियर मतलब आप कहाँ कहाँ पे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। और एग्जिट बैरियर का मतलब क्या होता है? एग्जिट बैरियर का मतलब यानी कि आप कहाँ कहाँ से हट नहीं रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो
जो हनी बी होती है, उनका जो मधुमक्खी होती है, उनका छत्ता जो होता है, तो वहाँ से मधुमक्खी हट नहीं पाती। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे छत्ते पे उनको वो चीज़ मिल रही है जो कि बाकी जगह नहीं मिल सकती, यानी कि स्वीटनेस। तो वो चीज़ वहाँ से इसलिए हट नहीं पा रहे। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो मार्केट एनालिसिस में आपका एंट्री बैरियर कब आता है? जब आप उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे जो आपकी एंट्री में रुकावट के रूप में आ रहा है। आप मार्केट में वहाँ इसलिए नहीं घुस पा रहे हैं क्योंकि आप वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे कस्टमर को जो कस्टमर चाहता है। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है। आपकी ग्रोथ कब नहीं हो पाती? जब आप अपनी सेल को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल कब नहीं होती? जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते हैं। आपको मार्केट में क्या क्या बेचना है वो आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं हो पाती, आप सेल्स क्रिएट नहीं कर पाते। साथ ही साथ आपके बिज़नेस साइज को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस अगर स्मॉल होगा तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी बनेगी, और लार्ज बिज़नेस होगा तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस। जो लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसके अंदर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी हम चीज़ें देखेंगे? जैसे कि अगर हम देखें एनवायरमेंटल एनालिसिस में, तो पहला हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है मार्केट में। टेक्निकल चेंजेस को देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कब कब पीछे रहती है? जब कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाती है। जैसे कि एक एग्जांपल है सैमसंग और नोकिया का। इसमें सैमसंग कंपनी एंड्रॉयड आने के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। नोकिया कंपनी अपने ज़माने के अंदर बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन में नहीं अडॉप्ट करा है। यानी कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो चुकी थी, लेकिन नोकिया ने अपना पुराना वर्जन या पुरानी टेक्निकल चीज़ों को ही अडॉप्ट करके रखा, और वो कन्वेंशनली कंजर्वेटिव फॉर्म में आगे बढ़ती रही। इस कारण से वो पीछे रह गई और सैमसंग जैसे कंपनी आगे बढ़ गई। इन केस जो टेक्निकल एरा है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, उसके अंदर तो टेक्नोलॉजिकल आपको चेंज को एक एक स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या चेंज आ रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसी को देखना पड़ेगा, कल्चरल पॉलिसी को देखना पड़ेगा, और डेमोग्राफिक स्तर को देखना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें देखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी आ रही है मार्केट में, इसको भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। कल्चर पॉलिसी देखना, कल्चर में क्या क्या चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या क्या है, कौन इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों का एनालाइज करना। जीडीपी का स्तर क्या है, उन चीज़ों का एनालाइज करना। डेमोग्राफिक एनालाइज करना कि कहाँ पे पॉपुलेशन का रोल जाता है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सारे जो है फैक्टर ये इन्वायरमेंटल से रिलेट करते हैं, और इन्वायरमेंटल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट माना गया है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिकल एनालिसिस के साथ साथ गवर्नमेंट और कल्चर और यहाँ पे डेमोग्राफिक एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो हमारे 4 एनालिसिस है जो एक्सटर्नल एनालिसिस में आते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कस्टमर की, फिर हमने बात करी कॉम्पिटिटर की, फिर बात करी मार्केट की, और लास्ट में इन्वायरमेंटल की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर और इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल इसलिए क्योंकि ये बड़े स्तर पे फैक्टर अफेक्ट करता है। कस्टमर एनालिसिस इसलिए कोई कस्टमर से रिलेट यहाँ पे एनालिसिस की बात की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल के बाद नेक्स्ट है इंटरनल। इंटरनल में हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी, कंपनी को इंटरनल कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। 2 चीज़ें तो इसमें आएगी, प्रॉफिट और सेल। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब कंपनी मार्जिन लेके चलेगी। सेल कब बढ़ेगी? जब कंपनी प्राइस को मेंटेन कर लेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब बढ़ेगा? जब कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कि प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करने से सेल तेज़ी से बढ़ेगी। कॉस्ट को मेंटेन करना आना चाहिए, नए प्रोडक्ट को मेंटेन करना आना चाहिए, और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज HR ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करना आना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंटेन होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है तो इन 5-6 चीज़ों पर ध्यान दे लेना है।
इन 5-6 चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो एज ए कंपनी आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस में प्रॉफिटेबिलिटी बनाना ये कंपनी का मेन मकसद होना चाहिए, सेल्स बढ़ाना ये कंपनी का मेन मकसद होना चाहिए, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों को आपने मेंटेन कर लिया तो आपके बायर आगे बढ़ेंगे, आपकी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी, आप मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, आप मार्केट में ग्रोथ के साथ सरवाइव कर पाएंगे। अगर इसमें देखा जाए कॉस्ट को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अदर में माना गया है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर को जोड़े रखने के लिए लंबे टाइम तक। एक बार कस्टमर प्रोडक्ट ले गया, वापस हमारा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदे, तो उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करना आना चाहिए, कॉस्ट को मेंटेन करना आना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़े, तेज़ी से बढ़े, और नए प्रोडक्ट पे ध्यान देना। पुराने प्रोडक्ट को ही लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बेचने के साथ साथ नए प्रोडक्ट को भी आपको मार्केट में लाना आना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप नए प्रोडक्ट को लगा कस्टमर को और इंटरेस्टेबल बना सकते हो, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, उसके नीड को आइडेंटिफाई करके उसका कंसर्न पूरा कर सकते हो, उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। साथ ही साथ इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करना है, यानी कि स्टाफ, एम्प्लॉयज़, लेबर, इनको मेंटेन करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड है कंपनी का, इनके बिना आपकी कंपनी नहीं चल सकती। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जो कि इंटरनली आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आपकी कंपनी को आगे ले जाए। तो ये 4-5 जो पॉइंट हमने बात करे प्रॉफिट से लेकर HR तक, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं इंटरनल में परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एनालिसिस जिसमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जो कि कंपनी के डिटर्मिनेंट्स, उनकी ज़रूरतों से, उनके फैक्टर्स से रिलेट करता हो, जैसे कि आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका कैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका कैसा है। दूसरी बात, ऐसी चीज़ देखना जिसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी करंट स्ट्रेटेजी क्या है, पास्ट स्ट्रेटेजी कैसी थी, और आपकी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या है, आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है, आप किस किस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ये आपके इंटरनल में एनालिसिस में आता है कि आपकी पास्ट करंट स्ट्रेटेजी कैसी होगी, आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपकी एज ए कंपनी आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये एक इंटरनल एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है, डिटरमाइंड एनालिसिस। इसमें कंपनी ये देखती है, अगर देखा जाए तो, कि कंपनी किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करती है, अपनी कॉम्पिटिटिव कंडीशन को डिटरमाइन करती है, और कैसे एक वीक कंपनी से पावरफुल कंपनी बन सकती है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस को के बारे में डिटेल में, जिसमें हमने एक्सटर्नल एनालिसिस के 4 पॉइंट्स को कवर करा और हमने इंटरनल एनालिसिस के 2 पॉइंट्स को कवर करा, जिसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेकंड डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस आती है। आगे आने वाली वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के और कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।